बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है मंगल का, तारीख है 9 नवंबर। थंबनेल आप देख चुके हैं कि इस मौजू पर मैं बात करने लगा हूं, लेकिन उस मौजू पर आने से पहले इस वीडियो का आगाज़ करूंगा मैं इंडिया के साबिक सफारतकार के भद्रा कुमार। उन्होंने रिसेंटली एशिया टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा, उसका रेफरेंस मैं अपने पहले एक वीडियो में भी दे चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा कोट करूंगा क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि इंडिया फेसेस एक्यूट रीजनल आइसोलेशन एंड कंसीवेबली its policymakers felt that a conference would help navigate a pathway out of the current impasse। कि इंडिया को इस वक्त खित्ते में एक एक्यूट यानी कि बदतरीन या शदीद तरीन किस्म की तन्हाई का सामना है, और इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ये समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद कराने से इस तन्हाई को ख़त्म किया जा सकता है। कल यानी कि बुध 10 नवंबर को इंडिया में अफ़गानिस्तान के मामले पर, जो अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं, हमसाया ममालिक हैं और इलाकाई कुव्वतें हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स का इजलास होने जा रहा है। इसको रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफ़गानिस्तान का नाम दिया गया है। इसकी सदारत करेंगे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है, किस किस ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि 1 साल पहले की बात है। आपको याद होगा कि बार बार एक बात इंडिया के मुख्तलिफ टॉप लेवल ऑफिशल्स की तरफ से की जाती थी कि इंडिया का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया जाए, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, कि पाकिस्तान के साथ दुनिया के ममालिक टेबल पर बैठना पसंद ना करें, पाकिस्तान के साथ मिलकर जो आलमी मौज़ूआत हैं उन पर गुफ्तगू करना पसंद ना करें। लेकिन आज ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके हवाले से इंतहाई अहम इतलात हैं। आप लोगों को मालूम है कि चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ वो गुफ्तगू कर रहे थे उज़्बेकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मीटिंग के बाद दफ्तर ख़ारजा में। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उनसे सवाल किया गया कि इंडिया में यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो इस किस्म की कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, आपको भी उन्होंने इनवाइट किया है, दावतनामा भेजा है, तो क्या आप इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक स्पॉइलर पीस मेकर कैसे हो सकता है? एक मुल्क, ऐसा मुल्क जो अफ़गानिस्तान में मामलात को बिगाड़ता रहा हो, स्पॉइल करता रहा हो, वो किस तरीके से कोशिश कर सकता है कि वो अब अमन के लिए कोशिश करे, अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करे और अपना ये चेहरे पर लगा हुआ दाग धोने की कोशिश करे? ये तो था पाकिस्तान का रिस्पांस। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त वहाँ पर हुकूमत मौजूद है तालिबान की, इसको भी इंडिया ने इनवाइट नहीं किया इस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा जिन ममालिक को शिरकत के दावतनामे भेजे गए थे उसमें ईरान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, उज़्बेकिस्तान शामिल है, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, चाइना और रशिया। अब हुआ ये कि जिस वक्त पाकिस्तान ने इस हवाले से इनकार कर दिया, इंडिया ने देखा, और उसके हवाले से ख़बरें भी मौजूद हैं कि बहुत सारे ममालिक उन्होंने उस वक्त तक इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से तस्दीक नहीं की थी, अपनी कंफर्मेशन नहीं भेजी थी कि जी हम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उसमें ईरान भी शामिल था, रूस भी शामिल था। फिर इंडिया ने दोबारा एक तरह से डिप्लोमेटिक एफर्ट किया। आपको मालूम है कि अक्टूबर के महीने में ये तय हो गया था कि ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है। इसकी तारीख तय हो चुकी थी, 10 नवंबर को ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसका शेड्यूल तरतीब दिया जा चुका था कि इसकी सदारत किस तरीके से होगी, इसमें कौन कौन से सेशंस होंगे, गुफ्तगू अफ़गानिस्तान के मामले पर किस फॉर्मेट में होगी। साथ ही ये भी तय हो गया कि जो विजिटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो अलहदा से मुलाकातें भी करेंगे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ। और इसके अलावा जो विजिटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनकी मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक कॉल ऑन जो है उनकी करवाई जाएगी, और फिर उनके एजाज़ में एक इशाइये का एहतमाम, एक डिनर का एहतमाम वो भी किया जाएगा। अब मकसद इंडिया का ये था कि अपने लिए एक रेलिवेंस क्रिएट करे इस रीजन में, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मामले पर इंडिया बिल्कुल तनहा नज़र आता है कि इंडिया किसी भी मेजर पॉलिसी मेकिंग जो भी फोरम्स तरतीब पाए हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वहाँ पर इंडिया की एक्टिव पार्टिसिपेशन मौजूद नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें चीन ने क्या किया पाकिस्तान के इनकार के बाद। चीन ने क्या किया, और फिर
हम चंद इंतहाई अहम इस मामले से जुड़ी हुई मैं बातों पर आऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ममालिक अब शिरकत कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर है कि रूस शामिल है, उसमें काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी शिरकत कन्फर्म कर दिया कि हम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जो कल होने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया, तालिबान ऑलरेडी इसमें इन्वाइटेड नहीं है, और चीन के हवाले से पहले ये खबरें चलाई गई ज़राए से कि चाइना में अटेंड दी NSA कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। आप जाकर देखेंगे, आपको ये सर्च करेंगे, आपको पता चल, आपको ये सामने ये खबरें आ जाएंगी, जिसमें ज़राए से साउथ ब्लॉक में बैठे हुए जो ज़राए हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके दफ्तर से ये खबरें बाकायदा दी गई कि चीन जो है वो कोशिश कर रहा है बड़ी कि हम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर लें, और अगर उनकी इन पर्सन पार्टिसिपेशन ना हुई कि ख़ुद बिलमुशाफा वो इस मुलाकात में मौजूद ना हुए चीन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो कोशिश ये की जाएगी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है वो इसको ज्वाइन करेंगे, लाइव लिंक से वो इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर लोगों के खिताब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनको भी सुनेंगे और अपना मुद्दा भी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में सामने रखेंगे। लेकिन अब चीन का जवाब आ गया और चीन ने बड़ा धोकर जवाब दिया है इंडिया को, और ये कहा है कि शेड्यूलिंग इशू है, हम आपकी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि शेड्यूल को ही जो है वो वजह करार देना था। चाइना जो है वो इस तरह से पब्लिकली इंडिया के हवाले से पोजीशंस लेता है मुख्तलिफ मामलात पर, लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले पर क्योंकि कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इस वजह से शायद चीन ने उस तरीके से पोजीशन नहीं ली। लेकिन ये बात मुमकिन नहीं है कि अक्टूबर में एक दावतनामा भेजा जा चुका था, और अगर इंडिया की रेलिवेंस बनती होती, अगर इंडिया की इंपॉर्टेंस होती या रेलिवेंस होती अफ़गानिस्तान के मामले पर, तो चीन हर सूरत इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फ़ैसला करता। लेकिन चीन ने यह कहा कि हमारे शेड्यूल में गुंजाइश नहीं है कि हम आपकी इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, और यहाँ तक कि चीन ने किसी लो लेवल पार्टिसिपेशन इवन थ्रू वीडियो लिंक इसके हवाले से कंफर्म नहीं किया। आप लोगों को मालूम है कि ज़ाहिर है कि दुनिया में जब भी कोई भी बड़ा जो है वो इवेंट होता है उसके लिए दावतनामे जारी किए जाते हैं। अगर किसी मुल्क को अंदाज़ा हो, जिस तरह पाकिस्तान के अगर वज़ीर आज़म को इन्विटेशन आएगा, अगर वो ख़ुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस फोरम में या उस इजलास में या उस इवेंट में, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, तो वो अपनी जगह वज़ीर ख़ारजा को नामज़द कर सकते हैं अपने नुमाइंदे के तौर पर। अगर वज़ीर ख़ारजा अवेलेबल नहीं है तो उस मुल्क के फ़ॉरेन सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या रेलिवेंट डायरेक्टर जनरल जो है वो शिरकत कर सकते हैं। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर आप अपने जो वहाँ पर उस दारुल हुकूमत में मौजूद सफ़ीर हैं उनको कह सकते हैं कि आप जाएं और हमारे तरफ से एक बेशक लो लेवल पार्टिसिपेशन हो। जो लो लेवल पार्टिसिपेशन होती है उनको वहाँ पर ज़ाहिर है कि स्टेज पर उस तरीके से गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो नोट्स ज़रूर लेते हैं। अगर उनको मौका मिल जाए तो फिर वो अपनी जो स्पीच है वो ऑन बिहाफ ऑफ दी पर्सन हु वाज इन्वाइटेड वो कर देते हैं। लेकिन चाइना ने इस कॉन्फ्रेंस में लो लेवल पार्टिसिपेशन की हामी भी नहीं भरी। साथ ही इंडिया में जो ये ज़राए हैं ये भी दावा कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी तो नहीं भरी, लेकिन चीन ने हमें ये कहा है कि हम बायलैटरली और मल्टीलैटरली अफ़गानिस्तान के मामले पर आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब इससे मुराद अब चीन की या तो ये हो सकती है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मल्टीलेटरल फोरम्स हैं उन पर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया अगर ख़ुद से अपना एक और फोरम बनाने की कोशिश करेगा या ईरान में होने वाली कुछ कॉन्फ्रेंसेस के फॉर्मेट को हाईजैक करके उसकी कॉन्फ्रेंस अपने मुल्क में करवाने की कोशिश करेगा, तो ऑलरेडी इंडिया और चीन के दरमियान ताल्लुकात आपको मालूम है कि किस किस्म के हैं। क्या चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में तज़किरा करता रहता हूँ। अब जाहिर है कि चीन ऑलरेडी ओपन अप हो रहा है। चीन उन पहले ममालिक में से था पाकिस्तान के बाद जिन्होंने इमदादी सामान तालिबान की हुकूमत आने के बाद 15 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान भिजवाया, और अब रिसेंट जो है वो ख़बर आपने देख ली होगी, मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर भी शेयर की थी, फैज़ान रिजवी साहब ने की कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर चिलगोज़ों की इंपोर्ट का वो प्लेस कर दिया है चीन ने। तो एक तरीके से इंपोर्ट्स जो हैं वो और तजारत अफ़गानिस्तान के साथ चीन ने शुरू कर दी है। अब ये सारा मामला है कल, यानी कि ठीक एक दिन बाद नई दिल्ली में बैठक लगने जा रही है अफ़गानिस्तान के मामले पर, और उसमें 3 सबसे अहम प्लेयर्स यानी कि तालिबान, पाकिस्तान और चीन, ये तीनों इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं होंगे। और इस वक्त कॉन्फिडेंस का ये आलम है
انڈیا کے میڈیا کا اور ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا کہ یہ بھی نہیں کہا گیا، جو عموماً اس قسم کی کانفرنس سے پہلے جب شیڈیول اناؤنس کیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کانفرنس کے آخر میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی یا جوائنٹ اعلامیہ، ایک مشترکہ اعلامیہ، وہ ڈکلیریشن سامنے آ جائے گا۔ اس قسم کا بھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ ذرائع سے یہ بات چلوائی گئی ہے کہ اگر کنسنسس ہو گیا، اگر یہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا ان ممالک کے درمیان، تو پھر ہم ایک مشترکہ اعلامیہ اس کا جاری کر دیں گے۔ اب یہ ساری صورتحال تو اس سارے معاملے پر چل رہی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 15 اگست کے بعد وہ ملک جو کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کر دیں گے، پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کر دیں گے، وہ خود کتنا آئسولیٹ ہو گیا۔ 30 سال جس قسم کی پالیسی لے کر چلا افغانستان میں انڈیا، کہ پاکستان کی اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کی جائے، پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی کی جائے، مشرقی سرحد پر یہ خود موجود ہوں، مغربی سرحد پاکستان کے لیے غیر محفوظ کر دی جائے، اس کی پالیسی کس طریقے سے ناکام ہوئی۔ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد انڈیا نے دوغلا پن دکھایا، دو قسم کی پالیسی رکھی، پس پردہ یہ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی انہوں نے طالبان کے ساتھ۔ ان کے جو سفیر ہیں قطر میں، دیپک متل، انہوں نے ایک ملاقات کی شیر عباس تانکزئی سے، اور پھر اس کے بعد ماسکو فارمیٹ کی جب ملاقات ہو رہی تھی وہاں پر انڈین ڈپلومیٹس نے طالبان ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی، اپنے لیے ایک ڈپلومیٹک سپیس مانگی افغانستان میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے انڈیا کا، جس طریقے سے وہ وہاں پر سپوائلر کا کردار ادا کرتے رہے، طالبان اس پر راضی نہیں ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا چہرہ تھا انڈیا کا، کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر تمام انٹرنیشنل فورمز پر انڈیا بڑی آواز بنا کہ کچھ بھی ہو جائے طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر تیسرا چہرہ انڈیا کا یہ ہے کہ ماسکو فارمیٹ میں جب ملاقات ہوئی، ایک طرف تو پوری دنیا کی جانب سے جانے والی جو امداد ہے، جو مختلف ممالک، چند ایک ممالک امداد بھیج رہے ہیں افغانستان میں، اس پر یہ سوال اٹھا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے۔ تو ساتھ ہی جس وقت ماسکو فارمیٹ میں ملاقات ہوئی تو انڈین ڈپلومیٹس نے آفر کی طالبان کو کہ ہم آپ کو امدادی سامان بھیجنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو گندم بھجوانا چاہتے ہیں، لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ وہ گندم ہم پاکستان کے راستے سے بھجوائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے جب اشرف غنی حکومت کو آپ نے سامان بھجوانا ہو تو آپ چابہار کا پورٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ ایران کے راستے بھیج سکتے ہیں، آپ ایئر کارگو کر سکتے ہیں وہ سامان جو آپ نے اشرف غنی کی حکومت کو بھجوانا ہو۔ لیکن جب طالبان کی بات آئے تو پھر پاکستان کا راستہ، پاکستان اور انڈیا کے درمیان آج کل جو حالات چل رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل کوشش ہے کہ نہ تو 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، پاکستان راضی نہیں ہوگا اور آپ کو یہ امداد نہیں بھیجنی پڑے گی۔ غالباً پتہ نہیں 50,000 ٹن گندم بھیجنے کا یا 5 لاکھ ٹن اس قسم کا کوئی فگر ہے جو دینے کی بات کی، اور پھر جب ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا تو ہم سارا الزام لگا دیں گے پاکستان پر کہ کیونکہ پاکستان نے اپنا راستہ نہیں کھولا افغانستان سامان بھجوانے کے لیے، اس وجہ سے انڈیا امداد نہیں کر سکا۔ بہرحال افغانستان کی صورتحال بڑی جو ہے وہ پریشان کن چل رہی ہے، وہاں پر ایک انسانی المیہ جنم لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور سردیوں میں افغانستان میں سپلائی چینز ایون ادروائز متاثر ہوتی ہیں، فوڈ کی شارٹیج جو ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر دلی میں کانفرنس ہو رہی ہے جس میں تینوں میجر سٹیک ہولڈرز شامل نہیں ہیں، طالبان، پاکستان اور چائنا۔ لیٹس سی اس ملاقات سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، کوئی ڈکلیریشن کمزور سا بھی آ سکتا ہے یا نہیں، اس کو میں فالو کروں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔